धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग धाकड़ खबर का स्वभाव मिजाज जानते हैं कि जब भी कोई ऐतिहासिक दिन होता है या किसी ऐतिहासिक शख्सियत का डेट ऑफ बर्थ या पुण्यतिथि वगैरह होती है तो हम उनको लेकर बातचीत आपके सामने ज़रूर रखते हैं और इस काम के लिए मदद लेते हैं प्रोफेसर राम पूनियानी जी की। वो भी अपनी व्यस्तता के बावजूद थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं धाकड़ खबर के लिए और बहुत सारे पहलुओं से आपको आसान अल्फाज में रूबरू कराते हैं। हम लोग 15 से 20 मिनट में तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज है 4 फरवरी। आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। वो बड़ा बवाल हो गया था और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 100 साल पूरा होने का उसका एक जश्न मनाया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि याद करें और कुछ चीज़ें आपके सामने रखें। तो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम पूनियानी जी। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। मौसम में कुछ बदलाव हुआ आपके यहाँ पे? दिल्ली में तो ठंड में कुछ कमी आई है। हाँ, ठंड कम है थोड़ी भाई। वैसे भी बॉम्बे में इतनी ठंड नहीं रहती है और ठीक ठाक है। मेरा पहला सवाल यही है कि चोरा चोरी कांड को क्या सिर्फ हम इसीलिए याद कर सकते हैं कि वहाँ पे थाने के अंदर 23 लोगों को यानी कि पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, या किसी और मद्देनजर भी याद कर सकते हैं? देखिए, चौरी चौरा कांड को हमें 1920 से लेकर 1922 तक का जो नॉन कोऑपरेशन असहकार मूवमेंट था उसके एक भाग के रूप में देखना चाहिए। थोड़ी मैं पृष्ठभूमि दे दूं कि इसके पहले पूरे देश में एक बहुत बड़ा असंतोष चल रहा था और जैसे आप जानते हैं जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, ये दो बहुत खतरनाक चीजें हुई और जलियांवाला बाग के कारण पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनता बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ से अंग्रेज सरकार पूरी कोशिश कर रही थी यहाँ की सिविल लिबर्टीज को दबाने के लिए और उस परिस्थिति में गांधी जी ने वाइसरॉय को पत्र लिखा जून महीने में 1920 को कि जब शासक ठीक से शासन नहीं करता तो जो शासित लोग हैं उन्हें सरकार की मदद करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बड़ा एक फिलोसॉफिकल बात किया कि आप शासक हैं, यू आर ए रूलर, वी आर द रूल्ड, पर आप ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे सहकार क्यों करें। तो वाइसरॉय ने उसका कोई उचित जवाब नहीं दिया। तो इसके जवाब में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने ये घोषणा की कि हम ब्रिटिश सरकार से सहयोग नहीं करेंगे। और यही दिन था जिस दिन दुर्भाग्यवश लोकमान्य तिलक जी की भी मृत्यु हुई। तो पूरे देश में एक हड़ताल का माहौल चालू हो गया। अब गांधी जी ने इस प्रकार का कॉल दिया पर कांग्रेस पार्टी जो पूरी उस समय सबका नेतृत्व कर रही थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके कई लोग, उनको रिजर्वेशन था कि इतना बड़ा अगर हम कॉल देंगे देश में, मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इसका भाग होने वाला था, तो क्या देश की जनता इसके लिए सामने आएगी। तो खैर धीरे धीरे जब जनवरी दिसंबर में उनका अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए। और इसका प्रस्ताव CR दास जी ने किया और उसमें 5-6 पहलू थे। पहला पहलू तो ये था कि हम ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करेंगे, यानी जो अंग्रेजी कपड़े हैं उसकी होली जलाएंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। दूसरा ये था कि जो लोग स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो इसमें से निकलेंगे। हो सके तो जो सरकारी नौकरियों में है वो अपनी नौकरियां छोड़ देंगे। और जो यहाँ के कानूनविद हैं, लीगल ल्यूमिनरीज हैं, वो अपना अदालत में जाना बंद कर देंगे। ये एक उसका था। और अंत में था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार को टैक्स देना बंद कर देंगे। तो ये इसका एक पूरा कार्यक्रम था जिसका एक कॉल दिया गया। पर साथ ही साथ याद रखिए कि इसके साथ 3 और कंडीशंस रखी गई। पहली कंडीशन ये थी, ये पूरा आंदोलन अहिंसक होगा, नॉन वायलेंट। दूसरा, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत किया जाएगा। और तीसरा उतना ही महत्वपूर्ण था कि यहाँ जो छुआछूत की प्रथा है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी था कि हमारे राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए, हमारे स्कूल कॉलेज राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाए। अब ये पहली बार थी, याद रखिए, ये पहली बार थी कि देश की पूरी जनता, आम जनता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल हो रही थी।
इसके जी। पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। हम्म। पिटीशन होती थी, लेटर्स होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, पर पूरी आम जनता इसके साथ उतरेगी, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब जी। इस पर आने के पहले ये बता दूं कि जहां आम जनता इसके साथ जुड़ी थी, वहां एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए थे, जनता ने उसको रिजेक्ट किया। जी। पर हिंदू राष्ट्रवादी सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को माफी लिखते हुए उनको वादा किया कि हम्म। आप ये जो रिफॉर्म ला रहे हैं इसको लागू करने में मैं आपकी मदद करूंगा। पहली बात। जी। दूसरी बात, इस आंदोलन में जी। हिंदू राष्ट्रवादी अलग रहे, मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब जो मुस्लिम लीग की सदारत कर रहे थे, उस समय तक तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, जी। पर 1920 का जब आंदोलन हुआ जी। तो उन्हें लगा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के बाहर है, जी। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर करूंगा, इससे तो देश में बहुत हलचल मच जाएगी, तो वो हम्म। भी कांग्रेस से अलग हो गए। ये देखिए कि जी। सांप्रदायिक ताकतों का रवैया यहाँ देखने लायक है। बिल्कुल। एक तरफ भारतीय राष्ट्रवादी जो जी। तैयार खड़े हैं कि हमें जी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना है, और जी। इस कॉल पे पूरे देश में हलचल मच गई, और जी। बड़े बड़े वकील, नामी जी। वकील, मोतीलाल नेहरू और दूसरे जो बड़े वकील थे, CR राजगोपालाचारी, जितने भी नामी वकील थे, उन्होंने अदालतों में जाना बंद कर दिया। जी। पूरे देश में एक लहर उठ गई, वातावरण हुआ। और यहाँ एक बात जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले की बता दूं जी। कि जो पहले के कांग्रेस के लीडर्स जो कुछ कर रहे थे, जी। अब तक उसमें जनता में चेतना बहुत आ गई थी। तो मुख्य हम्म। बात थी, जनता में चेतना थी, जनता में ये जागरूकता थी कि जी। हमें स्वराज चाहिए, और ये ब्रिटिश हुकूमत जो है हम पे अत्याचार कर रही है, हमारे देश की संपत्ति को लूट के जा रही है, ये बातें लोगों के मन में बैठ गई थी। तो इसके कारण लोग तैयार खड़े थे। जैसे ही महात्मा गांधी ने कॉल दिया, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। आपने कहा जगह जगह लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके थे, क्या इसके लिए मौलाना हसरत मोहानी या जो वो उस वक्त यूथ आइकन बन के उभरे थे, तमाम जो लोग थे जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया जाता है, अशफाकुल्ला खां का नाम लिया जाता है, जो बाद में असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के बाद कांग्रेस से टूट के अलग हो गए, उन लोगों की भी कोई भूमिका थी मूवमेंट को खड़ा करने में? जी देखिए, मूवमेंट उस समय जो देश के सभी प्रवाह थे वो इस मूवमेंट में आना चाहते थे, केवल हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम राष्ट्रवादियों को छोड़ के। जी। और मुस्लिम लीडरशिप उस समय एक और बात से भी अंग्रेजों से परेशान थी, वो जो खिलाफत आंदोलन था, टर्की जी। में इन्होंने जो खलीफा को बर्खास्त करके वहां किया था, जी। उसके कारण भी वो, तो ये दो चीजें मिलकर चल रही थी, खिलाफत आंदोलन का पार्ट और ये नॉन कोऑपरेशन का पार्ट, इसमें एक जुड़ाव था। तो बाकी लोग, ये जो हजरत मोहानी और जो बाकी आप नाम कह रहे हैं, वो भी इस आंदोलन के साथ पूरे पूरे जुड़े हुए थे। तो ये वास्तव में पूरा एक राष्ट्रीय आंदोलन था। और ये मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए, उन जन आंदोलनों में सबसे बड़ा होने वाला ये पहला आंदोलन था, जिसके बाद खैर 1930 में, फिर 1942 में और जी। आंदोलन हुए, और ये एक पहली शुरुआत थी। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो आज़ादी हमें 1947 में मिली, वो आज़ादी हमें असहयोग आंदोलन के बाद ही मिल जानी थी, अगर चोरा चोरी ना होता तो। उसमें देखिए, चौरा चौरी में तो घटना सब जानते हैं कि गोरखपुर के चौरा चौरी एरिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, तो लोग और भीड़ जमा होती गई, और फिर गुस्से में आके पुलिस ने गोलियां चलाई, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में लोगों ने पुलिस स्टेशन को, थाने को आग लगा दी, और जो पुलिस वाले भागने की कोशिश कर रहे थे उनकी हत्या कर दी। अब यहाँ दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि भाई, गांधी ने इसके बाद कहा कि देश अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं ये आंदोलन वापस लेता हूँ। और जी। आपको ये भी बता दूं कि गांधी ने जब ये निर्णय लिया, तो उस समय कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने इसका, उनको लगा कि गांधी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कईयों को लगा कि गांधी जो कर रहे हैं वो उससे जमींदार और पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये उनका एक आरोप था। और उनको उनको लगा कि गांधी की शक्ति अभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जी। उन्होंने जो बड़ा आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट में जो है, जो गांधी के मन में रहा होगा, और जो सच बात है वो ये कि अगर चौरी चौरा सरीके कांड उस समय और होते, तो ब्रिटिश सरकार पूरी तौर से सेना
और सशस्त्र सेना, सशस्त्र पुलिस को ले आकर एक दमन की ऐसी प्रक्रिया चालू कर सकती थी जिसके जिसके जिससे उभरना देश के लिए आसानी से संभव नहीं होगा। ये कहना बहुत आसान है कि हमें आजादी मिल गई होती, पर उस समय अगर आप देखिए तो जन आंदोलन की शक्ति और ब्रिटिश सरकार की शक्ति, ब्रिटिश सरकार के पास जो शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, और उस समय तक कोशिश यही थी कि आप शक्ति का इस्तेमाल मत कीजिए, और गांधी के मन में भी यही था, इतनी शक्तिशाली सरकार अगर हम उसको मौका दें कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करे कि देखो आप लोग तो हिंसा कर रहे हैं, जब आप हिंसा कर रहे हैं तो सरकार को अस्त्र मिल जाता है, वो आपके ऊपर 10 गुना ज्यादा हिंसा कर सकती है। तो मेरा विश्वास ये है कि अगर चौरी चौरा के बाद अगर आंदोलन को वापस न लिया जाता तो पूरे देश में एक रिप्रेशन का, एक दबाव का, पुलिस का, सेना का एक बहुत बड़ा खतरनाक मंजर आ जाता, जो शायद देश की आंदोलन को और पीछे ढकेल देता। और जो लोग उत्साह से इसमें भाग लेने आए थे उन पर भी एक नकारात्मक असर हो सकता था। ये बात लोग देखते नहीं, लोग ऐसे गांधी की आलोचना कह देते हैं। जो इसमें भाग लेने आए थे उन पे भी बुरा असर हो सकता था, लेकिन जब ये आंदोलन समाप्त किया गया तो इसके बाद दो फाड़ हो गई। एक अहिंसा की बात करने लगे, एक कहने लगे नहीं हम तो ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर अपनी आजादी लेंगे। वो क्या कहलाता है जो वो मूवमेंट हुआ उस वक्त? देखिए उस समय कांग्रेस के अंदर एक गरम दल और नरम दल इस प्रकार की विचारधारा हो गई, जो लाल बाल पाल ये तीन इस प्रकार की बात की वकालत करते थे। फिर भी जहां तक सवाल है कि हिंसा, खुली हिंसा की बात कांग्रेस नहीं करती थी। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के अंदर थोड़ा मतभेद हो गया, एक तरफ गांधी को मानने वाले लोग, दूसरी तरफ गरम दल जो था। पर जब आगे जैसे जैसे आंदोलन चलता गया और थोड़े दिनों तक ये मतभेद रहा, पर गांधी ने फिर से जो बाद में खास तौर से स्वदेशी का मूवमेंट चलाया, स्वदेशी के मूवमेंट के कारण देश में जागरूकता बढ़ती गई। और उन्होंने दूसरी बात जो कही हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, उसके कारण देश का आंदोलन मजबूत होता गया। तीसरी बात उन्होंने जो कही छुआछूत के खिलाफ आंदोलन, उससे बात मजबूत होती गई। और 1930 के आते तक गांधी की जो नैतिक ताकत थी उसके आधार पे पूरा आंदोलन फिर से एक हो गया। और फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह अपने आप में एक बड़ी मिसाल है कि आंदोलन को कैसे कंडक्ट किया जाए, कैसे संगठित किया जाए, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, केवल लोगों तक ही नहीं। और देखिए उस समय मीडिया बहुत जो भी रोल करता हो, आज तो आपके जैसे लोग भी हैं जो सच्चाई को सामने ला रहे हैं, गोदी मीडिया भी है। उस समय मीडिया बहुत कम चीजों को कवर करता था, पर गांधी ने नमक सत्याग्रह को ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पर आई। तो देश का मीडिया इसको नजरअंदाज नहीं करता था, कर सकता था। और इसके माध्यम से गांधी अपनी आवाज पूरे देश के सभी लोगों तक दे जा पाए। मेरी पूरी मान्यता है कि चौरी चौरा को अगर आगे चलने देते तो बहुत नुकसान होता। ठीक है, आपने बताया कि किस तरीके से गांधी ने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया और बहुत सारी चीजों का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं खाका खींचना चाहता हूं आज जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा सीए के विरोध में शाहीन बाग चल रहा था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चौरी चौरा की और महात्मा गांधी की। अगर आज के हालात में गांधी होते और जिस तरीके से किसानों के साथ हिंसा दिल्ली में हुई है, या ये कहें कुछ किसानों के जरिए हिंसा की गई है, लाल किले पे निशान साहब फहरा दिया गया, आईटीओ पे पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो तमाम बवाल की तस्वीरें आई हैं, तो क्या वो आंदोलन को वापस ले लेते आज भी? देखिए पहली बात तो चौरी चौरा के घटना को आज के किसान आंदोलन में 26 जनवरी को जो दुर्घटना हुई उससे कंपेयर करना पूरी तौर से गलत है। ठीक है, किसान आंदोलन पूरा पूरा मजबूत खड़ा है। कुछ लोग अंदर घुस के उसको बदनाम करने की कोशिश करने के लिए कहीं झंडा फहरा रहे हैं, कहीं एक नफरत की बात कर रहे हैं। तो अगर आज गांधी होते तो मेरे ख्याल से गांधी अपने नैतिक बल से ऐसे लोगों को पनपने नहीं देते जो अंदर से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद गांधी जी इस किसान आंदोलन की बात को पूरे देश के बाकी होने वाले अन्याय के साथ जोड़ देते। जो अन्याय दलितों के साथ हो रहा है, जो अन्याय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो आदिवासियों, इस प्रकार से वो जोड़ते, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे आज के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो वो इस आंदोलन को और मजबूत करते हैं। जी
वो अपनी गांधीगिरी से इस आंदोलन को और मजबूत करते। लेकिन अगर मैं कहूं जी कि वहां अंग्रेज थे उनके सामने, लेकिन अंग्रेज फिर भी थोड़ा सिंसियर थे, बातों को सुनते थे, समझते थे, बात करते थे। लेकिन आज की जो हुकूमत है शायद वो अंग्रेजों से भी परे चली गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। चलिए, राहुल गांधी काफी सही बात, सही निशाने पे अपनी बात को कह रहे हैं, जी भले उनके बारे में कितनी भी बदनामी की गई होगी। तो जी देखिए, आज दिल्ली में हो रहा है, कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं खुद की जनता के खिलाफ। जी तो एक तौर पे तो अब अंग्रेज इससे खराब और क्या करते, जी अंग्रेज इससे खराब और क्या करते। जी तो उनसे तो लगातार डायलॉग, देखिए आप देखिए कि वाइसरॉय जो भी था उसका गांधी से लगातार डायलॉग रहता था। और यहाँ मैं एक बात और भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हम्म आज जो परिस्थिति हो रही है वो लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं है। हम्म, अंग्रेजों के समय तो फिर भी हम एक गुलाम देश थे। उस बिल्कुल। गुलाम देश के बावजूद ब्रिटिश की जो परंपरा थी बातचीत करने की और बातचीत को सुनने की, खैर उन्होंने आंदोलनों को दबाया भी, सही, ऐसी बात नहीं है कि वो हमें आजादी ऐसे मिल गई। हम्म आजादी मिलने के पीछे 1920 का आंदोलन, 1930 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन जी और देश की जनता का मजबूती से खड़ा होना, मेरे हम्म ख्याल से सबसे बड़ी बात है जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में कामयाब हुई। वो यहाँ के लोगों की एकता, और जी वो एकता जो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर भारतीयता के रूप में, इंडियन के रूप में जो एकता बनी, उस एकता ने ब्रिटिश ताकत को यहाँ से भगाया। ठीक है, उस ताकत ने ब्रिटिश ताकत को यहां से भगा दिया। लेकिन क्या जी आजादी के बाद वो ताकत जो है एकता की, वो कमजोर हुई है? और ये कहा जाए कि 21वीं सदी के शुरुआत से हम देख रहे हैं कि ये ताकत और ज्यादा कमजोर हो गई है, नफरत वाली ताकतें ज्यादा हावी हो गई हैं। क्या पाते हैं अब 100 साल में हम कहाँ पहुंचे उसके मुकाबले और आज के मुकाबले? देखिए, ये एक बहुत पीड़ादायक विषय है। 1980 के बाद से मैं इस बात को विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता कि आजादी के समय जो भारत की परिस्थिति थी, जहां सांप्रदायिकता को एक नीची निगाह से देखा कर रिजेक्ट किया जाता था, 1980 के बाद से समीकरण बदल गए। और जो सांप्रदायिक ताकतें, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, जिन्होंने मजहब के नाम पे लोगों को बांटा, उनकी शक्ति बढ़ रही है। तो मैं पूरी देश के बारे में नहीं कहूंगा, मैं अभी भी मानता हूं कि पूरे देश में अकरम भाई, जो लोग जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास रखते हैं, जी जो लोग मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत की एकता में विश्वास रखते हैं, वो लोग ज्यादा हैं। जी हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग कम हैं। पर बिल्कुल। क्योंकि ये शक्ति असंगठित है, इसलिए वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो 1937-47 के मुकाबले जो हमारी एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू क्रिश्चियन एकता, वो कमजोर हुई है, ऐसा जी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और उसके पीछे भी पिछले 30 साल की राजनीति खास तौर से उसमें प्रभावी रही है। इस सब के एक सेकंड, इस सब से कैसे निकल सकेगा भारत सर? आपको कुछ लगता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ताकतें ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं, इंटरनेशनली जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर भी ये कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी, देखिए, मैं इस बात को दोहराता हूँ बार बार कि इन ताकतों को केवल चुनावी मैदान पे हराया नहीं जा सकता। इन ताकतों को हराने के लिए जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने जीवन को कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और जी जिस जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम यूनिटी, धर्म को एक आध्यात्मिक रूप में देखना और सब जातियों की बराबरी के लिए काम करना, वो मूल्यों के आधार पे हमको अपने नौजवानों को, नई पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ेगा, उनसे उस प्रकार का डायलॉग करना पड़ेगा। और जो आजादी के आंदोलन के मूल्य थे, गांधी के, नेहरू के, पटेल के, जो भारत के बनने के सिद्धांत थे, गांधी के, अंबेडकर के, भगत सिंह के, वो सिद्धांतों के मर्म को हमें लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना चाहिए। वो एक कदम होगा इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए। वैसे तो इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे धरातल पर संघर्ष करना है। सामाजिक आंदोलन हो, जैसे राजनीतिक लेवल पे भी इनको हराना जरूरी है, जी सामाजिक आंदोलन को भी मजबूत करना जरूरी है। और चेतना, अवेयरनेस, लोगों में चेतना फैलाना उन मूल्यों की जो भारतीय संविधान की है, जो भारतीय एकता की है, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है आज के वक्त में।
बहुत शुक्रिया सर, आपने जो आखिर में लाइन कही कि भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, भारतीय एकता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको संगठित करना और उन्हें बताना कि हम लोग क्या थे और इन्होंने हमें क्या बना के आज खड़ा कर दिया है हमारी ताकत के सामने। वो लोग जिनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबा करता था वो मैदान छोड़ के भाग गए, और ये लोग आज बगैर गुलाम बनाए गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और ऐसे ही सुलगते हुए उलझते मुद्दों के साथ। फिलहाल के लिए अभी दें इजाजत।